नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अली सर आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। ये क्लास 12th के जो हमारे बच्चे हैं 2026-27 में जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए इतिहास के पहले चैप्टर का पूरा माइंड मैप, जिसको आप लोग समरी वीडियो भी कह सकते हैं, 15 से 20 मिनट के बीच में मैं आप लोगों के साथ में जो हड़प्पा सभ्यता वाला चैप्टर है, ईंट मन की अस्थियां, उसको मैं बहुत बेहतर तरीके से आप लोगों को रिवीजन कराने वाला हूं। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के खोज और नामकरण को लेकर। बात ये आती है कि ये किसके नेतृत्व में खोजी गई थी। तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1920-21 में एक टीम बनाई जाती है। ठीक है, उस टीम में जो लीड दी जाती है वो दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी को दी जाती है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है बेटा कि जो जॉन मार्शल थे ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे। कब? तो 1902 से लेकर 1928 तक आप लोगों को देखने को मिलते हैं, और इन्हीं के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की एक खोज की गई थी इनके नेतृत्व में। तो सबसे पहले मैं बात करूं आप लोगों से कि वो हड़प्पा सभ्यता की पहली साइट जो हड़प्पा थी, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटेगोमारी में आप लोगों को देखने को मिलती है, इसको सबसे पहले किसने खोजा था? तो दयाराम साहनी ने खोजा था। कब खोजा था? 1921 में। फिर बात करूं मैं जॉन मार्शल के दूसरे एक धुरंधर, कौन? आर.डी. बनर्जी, राखालदास बनर्जी भी इनको कहा जाता है। इन्होंने 1922 में मोहनजोदड़ो नामक स्थान की क्या की थी? खोज की थी। यहां से बड़े पैमाने पर इन्होंने शहरीकरण को खोजा था। तो बात यह आती है कि जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी के द्वारा इस सभ्यता को खोजा गया था। बात इसके अलावा हम लोग करें तो इसका क्या समयकाल माना जाता है सर? तो 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व। वैसे तो आप लोग आपकी एनसीईआरटी का पहला पेज पढ़ते हुए चैप्टर का, तो उसमें लिखा है कि हड़प्पा सभ्यता 6000 बीसी में शुरू होती है और लगभग 1300 बीसी के आसपास वो समाप्त हुई होगी सिंधु घाटी क्षेत्र में। लेकिन हमें एनसीईआरटी ये क्यों पढ़वा रही है ये वाला ईयर? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता इस टाइम पीरियड में सबसे डेवलप्ड आप लोगों को देखने को मिलती है, सबसे विकसित आप लोगों को देखने को मिलती है। इसीलिए हम हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे विकसित रूप है 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व का, उसी को हम पढ़ने का काम करते हैं। अब बात ये आती है, इसके आगे हम लोग चले तो जो हम लोगों की हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है, इसका या इस खोज का हमारे लिए क्या महत्व बन जाता है? तो ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज ने प्राचीन भारत के इतिहास को एक नया आयाम दिया। यह दुनिया की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में से एक आप लोगों को देखने को मिलती है, जो भारतीय उप महाद्वीप में फली और फूली। ये हमारी प्राचीन संस्कृति, कला, विज्ञान, इसके अलावा नगर नियोजन को भी प्रदर्शित करती है। तो यह हमारे लिए इसका महत्व आप लोगों को देखने को मिल जाता है। बात करूं मैं सिंधु घाटी सभ्यता की, या इस ईंट मन के अस्थियां जो हम लोगों का चैप्टर है, इसमें आप लोग जो हड़प्पा सभ्यता देखते हो इसको कई नामों से जाना जाता है। हड़प्पा संस्कृति के नाम से जाना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है क्योंकि ये सिंधु और सिंधु की सहायक नदियों के बीच में ही आप लोगों को फल फूलती हुई दिखाई देती है। इसके अलावा आप लोगों को इसके और भी कुछ नाम देखने को मिलते हैं। दुनिया की पहली कांस्य युगीन सभ्यता भी इसी को कहा जाता है क्योंकि यहां बड़ी तादाद में कांसे का उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा इसे प्रथम नगरीकृत सभ्यता का भी टैग दिया गया है। तो ये सारी बातें इसके खोज और इसके नामकरण से लेकर आप लोगों को देखने को मिलती हैं। इसके अलावा मैं बात करूं आप लोगों से कि जो हड़प्पा सभ्यता है ये खोज ली गई है, इसकी घोषणा कब की गई थी? इसकी घोषणा की गई थी 1924 में। याद रखिएगा, आप लोगों से सभी ये एमसीक्यू की फॉर्म में क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात ये आती है कि अली सर ये हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, ठीक, किस तरीके से खान पान, रहन सहन, इनके तरीके हुआ करते थे। तो देखो बेटा, हमें यहां कुछ भी लिखित में जो साक्ष्य मिले हैं उनको हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। तो यहां से जो भी मिला उससे सिर्फ हम लोगों ने अनुमान लगाया है। यस या नो बेटा? तो सबसे पहले तो ये याद रखना कि यहां के लोग जो थे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहां ये जो लोग हैं ये गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, तिल जैसी फसलें उगाने का काम करते थे, जिनको आप अलग अलग इमेज में भी देख सकते हो। इसके अलावा गुजरात से बाजरे के दाने के साक्ष्य भी हम लोगों को देखने को मिले हैं। इसके अलावा आप लोग देखोगे तो हम लोगों को भेड़, बकरी, भैंस, सुअर जैसे जानवर भी ये लोग पालते थे, जिससे इन लोगों को भेड़ से ऊन मिल जाएगा, ठीक है, बकरी से इनको दूध मिल जाएगा, भैंस से इनको दूध मिल जाएगा। यस या नो बेटा?
सुअर पालन भी ये करते थे। तो इनसे क्या है भैया, तो इनकी कहीं ना कहीं आर्थिक गतिविधि या रहन सहन खान पान, ये सारी एक्टिविटी इन्हीं सारी चीजों से आप लोगों को इनकी चलती हुई दिखाई देती है। हड़प्पा स्थलों से अनाज के दाने, हड्डी और मिट्टियों के बर्तन के अवशेष भी हम लोगों को देखने को मिलते हैं, जो उनके खान पान और पशुपालन के संदर्भ में हम लोगों को जानकारी उपलब्ध कराते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम मोहनजोदड़ो का नगर नियोजन देख लेते हैं इसमें, कि मोहनजोदड़ो का नगर नियोजन कैसा था, मतलब मोहनजोदड़ो को किस तरीके से बसाया गया था। इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है नगर नियोजन। तो और मोहनजोदड़ो का ही नगर नियोजन पे क्यों डिस्कस किया गया चैप्टर में, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के जितने भी स्थल थे, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, ठीक है, इसके अलावा पाकिस्तान में भी जितने मिले हैं हम लोगों को, या भारत में भी जो मिले हैं, इनमें सबसे बेहतरीन अगर कोई तरीके से बसा था या नियोजित था तो वो मोहनजोदड़ो आप लोगों को देखने को मिलता है। तो सबसे पहली चीज, मोहनजोदड़ो दो भागों में बटा था। एक वो हिस्सा जिसमें रईस लोग रहते थे, पुरोहित लोग रहते थे, अमीर लोग रहेंगे, तो उसको चार दीवारी से घेरा गया था। तो ऐसा शहर जो कि पश्चिमी ओर था, सिंधु नदी के ऊपरी ओर था, थोड़ा ऊंचाई पर बनाया गया था, यस या नो, तो इसे दुर्ग शहर कहा गया। इसको दुर्ग क्यों कहा गया, इसके चारों ओर से चार दीवारी मिली है, फोर्ट मिला है, किला बना मिला है। और एक शहर था निचला शहर जिसमें आम लोग रहते थे, यह बड़ा इलाका था, यहां आम पब्लिक रहती थी, मतलब व्यापारी, श्रमिक, शिक्षक, XYZ सब आ गए इसमें। लेकिन इसमें यहां शासन करने वाले लोग यहां रहते थे, अमीर क्लास रहती थी, पैसे वाले लोग रहते थे। तो पहली चीज, ये दो हिस्सों में आप लोगों को बटा हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा मोहनजोदाड़ो से आप लोगों को विशाल स्नानागार भी देखने को मिलता है। हड़प्पा सभ्यता का ये स्विमिंग पूल आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसको द ग्रेट बाथ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि ये जो इनका ग्रेट बाथ मिला है, ठीक है, इस ग्रेट बाथ में इसका उपयोग ये लोग धार्मिक अनुष्ठान के तौर पे किया करते होंगे। यस या नो बेटा। इसके चारों ओर आप लोगों को बरामदे देखने को मिल जाएंगे, है ना, चारों ओर बरामदे बने मिले हैं इसके, है ना, लोग इसके चारों ओर बैठ जाते होंगे बढ़िया से, है ना। इसकी उत्तर और दक्षिण दिशा में हम लोगों को सीढ़ियां बनी मिली हैं इसमें, है ना। तो पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है, सीढ़ियों द्वारा पानी में उतरने की व्यवस्था थी, चारों ओर हम लोगों को बरामदे मिले हैं, और जल निकासी की इसमें आप लोगों को प्रॉपर व्यवस्था देखने को मिल जाती है। यह था मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार। इसके अलावा मोहनजोदड़ो में सड़कें और नालियों को देखो, तो पहले इन लोगों ने सड़क बनाने से पहले ये लोग नालियां बनाते थे। जैसे ये सड़क बन रही है, देख रहे होगे इमेज में, लेकिन उससे पहले ये अंदर क्या बना रहे हैं, नाली। तो नालियां बनाते थे, नाली के ऊपर फिर सड़क। तो सड़क जहां जैसे जैसे सड़क जाती थी उसके नीचे नाली होती थी। तो सड़कें और नालियां दोनों को ग्रिड पद्धति पर बनाया गया था। ग्रिड मतलब जाल बिछाकर, है ना। जैसे हम भी आज कुछ बनाते हैं तो क्या बनाते हैं बेटा, या क्या बिछाते हैं, जाल बिछाते हैं। ऐसा ही इन लोगों ने भी क्या किया था, जाल बिछाया था, फिर सारी चीजों को बेहतर तरीके से बनाया था। और एक सबसे बड़ी खूबसूरत चीज थी, ये इनकी सड़कें हो चाहे गलियां हो, दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी। यस या नो बेटा। अब सड़क के नीचे गली है, तो गली भी 90 डिग्री पे काट रही है एक दूसरे को, और सड़कें भी 90 डिग्री पे या समकोण पर एक दूसरे को काटती हुई दिखाई देती हैं। इसके अलावा शिल्प उत्पादन की बात करें, शिल्प उत्पादन मतलब ये लोग हाथ से बनाते थे, उस समय मशीनें तो थी नहीं, ठीक है। या इनके उद्योग की हम लोग बात कर लें तो हड़प्पा सभ्यता का मुख्य उद्योग क्या आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये लोग मन के बनाएंगे, है ना, मोहरे बनाते थे, है ना, धातु निर्माण का कार्य करते थे, आभूषण बनाते थे। तो चन्हुद्रो और लोथल, यस या नो बेटा, ये दो सबसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र थे या शिल्प के प्रमुख क्षेत्र थे, जिसमें चन्हुद्रो नामक जो जगह थी ये पूरी तरीके से ही उद्योग यहां संचालित होता था। यहां मन के बनते थे, यहां शंख की कटाई होती थी, धातु कर्म होता था, यहां मोहरों का निर्माण आप लोगों को देखने को मिलता है। बात यह आती है कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसमें मन के बनाने के लिए किस प्रकार की, है ना, वस्तुएं चाहती थी, है ना, क्या क्या मन के मतलब मन के बनाने के लिए क्या क्या लगता था। तो कार्नेलियन जो कि एक लाल रंग का पत्थर था, जेस्पर इस रंग का पत्थर ऐसा दिखता था, स्फटिक ऐसा होता था, क्वार्टजाइट ऐसा होता था, सेल खेड़ी से भी बनाया गया है, तांबा
कांसा और सोना, इन तमाम चीजों से मन के बनाए जाते थे। और मन के क्या है बेटा? मोती हैं। और इनसे क्या बनाए जाएंगे बेटा? तो आभूषण बनाए जाएंगे। ये तुझे पता होना चाहिए। यस या नो बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये लोग ये सारी चीजें बना लेते थे तो इसका क्या करते होंगे? तो इसका व्यापार करेंगे भैया, है ना। तो व्यापार इनका कहां से होता था? तो मेसोपोटामिया के साथ होता था। किसके साथ होता था? ये एक सभ्यता थी मेसोपोटामिया। कहां थी? इराक में, जहां आज इराक पड़ता है। तो हड़प्पा वासी कहां रहते थे बेटा? हड़प्पा वासी इस वाले बेल्ट में रह रहे हैं, है ना, सिंधु वाले। और ये लोग आप लोग देखोगे ओमान के रास्ते से होते हुए कहां पहुंच जाते थे? तो मेसोपोटामिया मतलब इराक पहुंच जाते थे। और आप लोगों को बता दूं, आपकी एनसीईआरटी में एक बात लिखी गई कि मेसोपोटामिया के अंदर से कुछ अभिलेख मिले हैं, उसमें मेसोपोटामिया के लिए मेहलुआ शब्द का प्रयोग किया गया है ना। मेहलुआ का अर्थ होता है नाविकों का देश, मतलब ये लोग नावों से आते थे कहां? मेसोपोटामिया के अंदर। ऐसी जानकारी मेसोपोटामिया के अंदर से हम लोगों को देखने को मिलती है। इसके अलावा मैं बात करूं आप लोगों से, ये लोग तांबा मंगाते थे। कौन तांबा मंगाते थे? हड़प्पावासी। कहां से मंगाते थे? ओमान से, है ना बेटा। इसके लिए भी आप लोगों को यह बात याद रखना है। और ओमान के लिए एक शब्द का प्रयोग किया है, मगान। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां की मोहरें, लिपि और बाट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मोहरें, ठीक है, मतलब सील, ऐसी सील होती थी बेटा, है ना, ऐसी। ये मेन मोहर है यहाँ की हड़प्पा सभ्यता की, सबसे मेन, है ना। इसके अलावा ऐसी मोहरें भी बनती थी, ऐसी मोहरें भी आप लोगों को, है ना, चलिए देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब बात यह आती है कि अली सर इस मोहरों का उपयोग कहां? मोहरों का उपयोग होता था बेटा व्यापार में, है ना। मतलब कैसे व्यापार में अली सर? जैसे कोई सामान जा रहा है, जैसे ये एक सामान का पैकेट है, ठीक है, तो सामान के पैकेट में ये लोग उसको चारों ओर से रस्सी से बांध देते थे और यहां सामने की तरफ इस सिल को लगा दिया करते थे, ऐसा पंच कर, मिट्टी की एक छाप लगा दिया करते थे। क्यों करते थे ऐसा? कि जब ये सामान किसी दूसरी जगह जा रहा है तो अगर ये सिल टूटी नहीं मिली मतलब सामान सुरक्षित पहुंच गया, और टूटी मिली मतलब इस सामान से किसी ना किसी ने छेड़छाड़ की है। तो सुरक्षा की दृष्टि से और आइडेंटिटी की दृष्टि से, पहचान की दृष्टि से मोहरों का उपयोग किया जाता था। और हड़प्पा सभ्यता की लिपि के साक्ष्य भी देखो, ऊपर की तरफ क्या लिखी है? हड़प्पा सभ्यता की लिपि ही लिखी है यहां पर, है ना बेटा। क्या लिखी है? लिपि। तो चलिए, तो अब लिपि के ऊपर ही डिस्कस करते हैं हम लोग, है ना। तो लिपि कैसी लिपि है भैया? रहस्यमय लिपि है। रहस्यमय क्यों कहा जाता है? तो रहस्यमय इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस लिपि को हम अब तक नहीं पढ़ पाए हैं। हम सिर्फ इसको फील कर पाते हैं कि अच्छा मछली आकार का अक्षर बना है, यू आकार का अक्षर बना है, वी आकार का अक्षर बना है, XYZ। यस या नो बेटा? तो चित्र बने मिले हैं और उन चित्रों को हम फील करते हैं, इसीलिए यहां की लिपि को भाव चित्रात्मक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चित्रात्मक, और उसमें भाव लगाते हैं, फीलिंग आती है कि चित्र बने हैं। और अब तक कितने अक्षर मिल चुके हैं बेटा हम लोगों को? 375 से लेकर 400 आपकी एनसीईआरटी में लिखा है ना। कैसे लिखी गई है? इसको दाएं से बाएं लिखी गई है। इसके अलावा मैं बाटों का प्रयोग की बात करूं तो बाट आप लोगों को दो मानकों पे देखने को मिलेंगे, एक बाइनरी फॉर्म में देखने को मिलेंगे, यस या नो बेटा, और एक आप लोगों को डेसिमल सिस्टम में देखने को मिलेंगे, है ना। जो ऊंचे बाट थे वो डेसिमल सिस्टम में थे, दशमलव में थे, और जो निचला जो मानक था वो आप लोगों को बाइनरी सिस्टम में देखने को मिलेगा। मतलब 1 का बाट, 2 का बाट, 4 का बाट, 8 का बाट, है ना। बाइनरी सिस्टम में ऐसे बाट आप लोगों को ये देखने को मिलेंगे, यस या नो बेटा। चलिए, तो ये इनके बाटों की हम लोगों ने क्या किया है? चर्चा यहां पर किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हड़प्पा सभ्यता की क्योंकि हम लोग लिपि को नहीं पढ़ पाए हैं, है ना, तो अली सर यहां की हम लोगों ने जो भी एविडेंस हमको मिले उसके आधार पर हम लोगों ने समाज के बारे में कैसे भिन्नताओं का पता लगाया है। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता एक सुव्यवस्थित और उन्नत सभ्यता थी, यहां के लोग संगठित समाज में रहते थे, कई सारी सामाजिक भिन्नताएं थी अमीर और गरीबों के बीच में, है ना। और शासन को लेकर भी हम लोग इसमें डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पुरातात्विद होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, है ना, जहां मरने के बाद किसी व्यक्ति को जहां दफनाया गया था कब्रों के अंदर, तो हड़प्पा वासियों ने कब्रों के अंदर बर्तन रखे थे, आभूषण रखते थे, है ना। इसी से हम लोगों ने कुछ अंतर, सामाजिक अंतर पता करने की क्या की है? तो कोशिश की है, यस या नो। तो कब्रों से हमको क्या क्या मिला है बेटा? तो कब्रों में जहां हम लोगों को कीमती बर्तन मिल गए या कीमती आभूषण मिल गए, यस या नो बेटा, तो हम लोगों ने क्या अनुमान लगाया कि ये उच्च सामाजिक स्तर के लोग होंगे, यस या नो। इसके अलावा जिस कब्र से हम लोगों को साधारण ऐसे बर्तन मिले,
है ना, कुछ थोड़े बहुत मन के मिल गए, कुछ वस्तुएं मिल गई, यस या नो बेटा। तो इससे हम लोगों को ने क्या अनुमान लगाया कि ये थोड़े से मध्यम सामाजिक स्तर के लोग यहाँ पर रह रहे होंगे। तो जहां से जैसी वस्तुएं मिल रही हैं वैसा हम लोगों ने यहाँ की सामाजिक भिन्नताओं का पता लगाया है ना। जहां से सिर्फ कम बर्तन, बहुत कम बर्तन मिले हैं, है ना, आभूषण बिल्कुल ना के बराबर मिले, तो हमने कहा कि भैया निम्न सामाजिक स्तर होगा। और कोई वस्तु नहीं मिली है मतलब सबसे निम्नतर स्तर का इनको माना जाता है। तो इन खोजों से स्पष्ट है कि हड़प्पा समाज में सामाजिक भिन्नताएं मौजूद थीं। धन, पैसा और दर्जे के आधार पर लोगों में यहां अंतर आप लोगों को देखने को मिलेगा। जितनी ज्यादा लग्जरी वस्तुएं हम लोगों को यहां से मिल रही, जिस खबर से मतलब वो उतने अमीर लोगों की भी हो सकती है या उच्च सामाजिक लोगों की हो सकती है। जितनी निम्न निम्न हम लोगों को मिली खबरों से मतलब हम लोगों ने उतना ही उसको निम्न समझा है। यस या नो बेटा। चलिए तो अब आगे चल के हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं यहाँ का सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, मतलब यहाँ का शासन कैसा था। तो हड़प्पा सभ्यता में जो शासन व्यवस्था थी इसको लेकर कई प्रश्न उठते हैं बेटा। कई लोग ये अनुमान लगाते हैं कि यहाँ कोई राजा था या नहीं था। तो हम लोगों ने मेसोपोटामिया के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अनुमान लगाया, क्योंकि हमको ये एक मूर्ति मिली है मेसोपोटामिया से, है ना। आपके एनसीईआरटी में भी लिखा है कि ये एक बाबा साहब है ना, इनकी मूर्ति मिली है, ठीक है, दाढ़ी वाले बाबा। इनको पुरोहित राजा कहा गया है ना। अब सबसे पहले तो ये पता है आप लोगों को कि ये एक पुरुष मूर्ति है जिसमें दाढ़ी है उनकी, और सिर पर आप लोग देखोगे कुछ पत्तियों की डिजाइन बनी मिली हमको, है ना। उसमें एक उत्तम वस्त्र पहना है इन्होंने, उत्तम वस्त्र ही देखो, डिजाइन कितनी बेहतरीन डिजाइन है इस वस्त्र की। यस या नो। इनका चेहरा बिल्कुल शांत है और गंभीर भाव से खड़े हैं। ऐसा लगता है कि ये जरूर उच्च पद से जुड़े होंगे या कोई बड़े धार्मिक व्यक्ति रहे होंगे, है ना। तो कुछ विद्वान हड़प्पा के धार्मिक नेता या शासक वर्ग का प्रतिनिधि इनको मानते हैं, इन बाबा साहब को, ठीक है। इन्हें पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है और ये मूर्ति कहां से मिली है? मोहनजोदारो से मिली है। अब सबसे अंत में हम लोग चर्चा करें कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। तो ऐसा कहा जाता है कि 1900 बीसी से लेकर सन 1300 बीसी के आसपास इस सभ्यता का अंत हो गया होगा, क्योंकि इस सभ्यता के हमारे पास एविडेंस लिपि के साक्ष्य नहीं है। तो इसका विनाश कैसे हुआ होगा, तो इसको लेकर कई सारे लोग अपना अपना मत देते हैं, है ना। और यह सभ्यता किसी एक कारण से खत्म भी नहीं हुई होगी, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। तो क्या क्या अनुमान लगाए जाते हैं? कुछ कहता है यहां जलवायु परिवर्तन हो गया, मतलब यहां पहले वर्षा कम होने, मतलब पहले बहुत ज्यादा पानी गिरता होगा, ठीक है। मौसम में ठंडी रहा करती होगी, लेकिन धीरे धीरे यहां वर्षा कम होने लगी, ठंडी से गर्मी वाला क्लाइमेट हो गया। तो यहां लोग कहीं ना कहीं प्रभावित हुए होंगे, तो लोग यहां से पलायन कर गए होंगे जलवायु परिवर्तन की वजह से। कुछ लोग ये कहते हैं कि इस क्षेत्र में वनों की कटाई हुई होगी, है ना, क्योंकि धीरे धीरे आबादी बढ़ने लगी होगी, निर्माणकारी उद्योगों की तरफ लोग शिफ्ट हुए होंगे, तो यहां इन्होंने वनों की कटाई कर दी होगी, है ना, जिससे इनका पर्यावरण असंतुलित हो गया और यहां फिर कोई ना कोई आपदा आ गई होगी। कुछ लोग कहते हैं जॉन मार्शल जैसे कि भैया यहां बार बार बाढ़ आई है ना, बहुत ज्यादा, जैसा कि आप लोगों ने मोहनजोदारो फिल्म में अगर देखा हो तो। कुछ लोग ये कहते हैं कि भैया यहां नदियां सूख गईं, जिसकी वजह से भी सभ्यता का क्या हो गया? पतन हो गया। सबसे लास्ट वाला कारण हम देख रहे हैं, कुछ लोग ये मानते हैं, कुछ विदेशी इतिहासकार हैं, मार्टिमर व्हीलर, गार्डन चाइल्ड, स्टुअर्ट पिगट, वो कहते हैं कि यहां पर बाहरी शक्तियों ने आक्रमण किया, जिसकी वजह से इस सभ्यता का क्या हुआ है? पतन हो गया है। तो ये हड़प्पा सभ्यता के संबंध में मैंने कहा था आप लोगों से कि लगभग 15 से 20 मिनट के बीच में एक पूरी समरी दे दूंगा आप लोगों को। अगर आपने इस चैप्टर को पहले से पढ़ रखा है तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों का इससे रिवीजन हो गया होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।